हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं BHIC 103 का चैप्टर नंबर 1, जो कि है शुंग एंड द कुशान्स। ठीक। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में बनाएंगे और मैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल में बताऊंगा। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं करें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लो और बाकी छोड़ दो। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको पूरा डिटेल में लिख के आ सको। ठीक। तो इसको जैसा मैं बता रहा था, दो पार्ट में हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका शुंग्स के बारे में, मेनली इंडो ग्रीक्स के बारे में, इंडो सिंथियंस और इंडो पार्थियंस के बारे में। और दूसरे में हम पढ़ेंगे कुशान्स के बारे में डिटेल में, और न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी और नॉन मोनार्कल पावर्स क्या थी ये देखेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपको सारे के सारे आपने आपके इग्नो के हिस्ट्री के वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे यहीं पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि मौर्य अंपायर जो था वो खत्म होता है आपका 187 BC में आकर के। ठीक है, और उसके बाद फिर जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मौर्य पीरियड बोलते हैं। पोस्ट मौर्य पीरियड कब तक चलता है? जब तक कि गुप्तास का राइज नहीं होता है। गुप्तास का राइज कब होता है? आपका 2nd सेंचुरी BC में जाकर के होता है गुप्तास का राज, और 3rd सेंचुरी कमलेरा तक चलता है ना। तो ये बीच का पीरियड जो है गुप्तास के बाद मौर्यास और गुप्तास के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मौर्य पीरियड बोलते हैं, है ना, इंडियन हिस्ट्री में। अब इस पोस्ट मौर्य पीरियड में ना बहुत सारे आपको देखोगे कि राजाज आए, है ना, बहुत सारे डायनेस्टीज आई, अलग अलग आई, उनके बहुत सारे आए, कल्चर आया। यहाँ तक कि बाहर से ज़्यादातर इनमें से थी डायनेस्टीज जो इंडिया आई। तो वो लोग जब आए इंडिया तो बहुत सारा अपना कल्चरल एलिमेंट लेके आए। वो कल्चरल एलिमेंट भी इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं असिमुलेट हो गया, मतलब यहीं समा गया, है ना, और पूरे इंडियन सोसाइटी में फैल गया वो। तो हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में। आज तो फर्स्ट चैप्टर है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। इवन आप इंडो ग्रीक्स की बात कर लें चाहे सुंग्स की बात कर लें, इंडो ग्रीक्स और इंडो सिंथियंस के बारे में तो बहुत कम बताया गया है यहाँ पे। हम इसको ज़्यादा डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमर्जिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, आप जानते हो कि जो आपके सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्राइब्स थी। ठीक है, और वो ट्राइब्स ना चाइना में जा नहीं पा रही थी, क्योंकि चाइना ने अपना जो नॉर्दर्न बॉर्डर था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना करके, है ना, उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो वहाँ नोमैडिक ट्राइब्स उस ग्रेट वॉल को कहीं ना कहीं भेद नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले तो उनका चाइना से बहुत अच्छा अपना गुजारा हो जाता था। चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे वो अटैक करते थे, वहाँ लूटपाट करते थे और लूट के चले जाते थे अपना, और महीनों तक खाते रहते थे। बट जब से चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा बना लिया तो फिर ये उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सके, और इन्होंने फिर साउथ की तरफ रुख किया, अपने साउथ की तरफ, है ना, जो हमारा नॉर्थ पड़ता है। तो ये कुछ ब्रांचेस इनकी कैस्पियन सी की तरफ चली, है ना, कुछ आपकी आई इंडिया की तरफ भी आ गई, है ना, अफगानिस्तान की तरफ आ गई। अब ये लोग कौन सी ट्राइब्स थी? नोमैडिक ट्राइब्स, सिंथियंस थी, जिनको शाक्स भी बोला जाता है, हुन्स, तुर्क, ये सब के सब थे, है ना। ये माइग्रेट करना चालू करते हैं इधर उधर। और आप जानते हो कहीं ना कहीं अकामेनिड जो एम्पायर था ईरान का, उसने भी इंडिया पे अटैक किया था, नॉर्थ वेस्ट एरिया तक आ चुका था, है ना। अलेक्जेंडर भी आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया आने का जो नॉर्थ वेस्ट का रास्ता था वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल गया था, है ना। और यही फर्दर लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ तक लेके आएगा। जैसे कि ग्रीक्स आएंगे जिनको हम हिंदी में यवन बोलते हैं, है ना। फिर सिंथियंस आएंगे ग्रीक्स के बाद, जिसको शाक्स भी बोलते हैं हम। उनके बाद आएंगे पार्थियंस, इसको हिंदी में पहलवास भी बोलते हैं। अब पल्लव्स अलग है, ये पहलव है, पहलव। ठीक है, ये अलग है। उनके बाद फिर आते हैं कुशान्स आते हैं। कुशान्स तो एक और ट्राइब का ब्रांच थे, यूएची ट्राइब के ब्रांच थे वो। ठीक है, कुशान्स का काफी लंबा यहाँ पे राज चला, उन्होंने काफी बड़े एरिया पे भी राज किया एज कम्पेयर टू बाकी सबके। ठीक है,
तो कुशान्स के बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इवन अशोक भी जो था, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड था। अशोक की भी जो अंपायर था, आप देखोगे कि कंधार में उसका एक हमें मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में था, ग्रीक में, अरामाइक में, है ना। इवन हम सब जानते हैं कि मौर्य मौर्य मौर्यों का ग्रीक के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी था, है ना। उनके तो मेगास्थेनस वगैरह करके जो थे राजदूत भी इंडिया में रहते थे, है ना, एम्बेसडर्स इंडिया में रहते थे काफ़ी सालों तक। तो इंडिया ग्रीक का उस जमाने में भी बहुत अच्छा रिलेशन था, और ये रूट कहीं ना कहीं तो पहले से ही पता था सबको, है ना, ग्रीक्स के वजह से ही। तो अशोक ने तो, अशोक के जो पिलर हैं, इंस्क्रिप्शंस, वो तो उनको उनको योनास बोलते हैं, या अपना उसको योनास बोलते थे वो अपनी भाषा में, है ना, अशोक्स वगैरह। तो उन्होंने 5 योन रूलर्स को इशू किया हुआ था अपने एडिक्ट्स, अरामाइक और ग्रीक भाषा में। कहाँ कहाँ? वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, और ग्रीक के, ग्रीक प्रॉपर में भी, ठीक है। तो ये साफ साफ बताता है कि किस तरीके से रिलेशन था, कम्युनिकेशन और कॉमर्स का रिलेशन था, साफ साफ इंडिया और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड मतलब ग्रीक्स के साथ, है ना। चलो, तो क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास उस जमाने की, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं? तो लिटरेरी सोर्सेज भर भर के हैं, लिटरेरी हैं आपके पास, इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी हैं। हाँ, लिटरेरी की अगर बात करें हम, तो देखो पतंजलि का महाभाष्य है, बुद्धिस्ट लिटरेचर दिव्यदान है, पुराण है बहुत सारे, कालिदास के मालवी का अग्निमित्र है, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है, ठीक है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, ठीक। आर्ट के बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास, बिल्डिंग स्क्रिप्चर्स वगैरह बहुत बहुत अवेलेबल है हमारे पास चीजें। जो पुराण हमारे पास है ना उस जमाने के, उनमें इनकी पूरी की पूरी डायनेस्टिक्स के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन रूलर्स थे, कौन कौन क्या था। और उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मैच करा के देखोगे तो इंस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्गिस, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गार्गी संहिता में भी मिलती है ना। कुछ हमें अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, विदिशा के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, भरहूत के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो मतलब बहुत अच्छा विविड हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है इस जमाने की, ठीक, रिटन में भी और आपके उसमें भी, इंस्क्रिप्शन फॉर्म में भी, ठीक। उसके अलावा क्या है हमारे पास, कॉइन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस ज़माने के। और कॉइन्स की इम्पोर्टेंस इस ज़माने की इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये लोग ना उस ज़माने में अपने कॉइन्स के ऊपर अपने राजा का नाम भी लिखा करते थे, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कौन सा राजा था, फिर वो कॉइन्स कहाँ कहाँ मिले, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ कहाँ तक फैला हुआ था ट्रेड एंड कॉमर्स उस राजा का, है ना, कहाँ तक इन्फ्लुएंस था उसका। प्लस वो सिक्के किस तरीके के थे, सोने के थे, चांदी के थे, लेड के थे, कॉपर के थे, उससे भी हमें पता चल जाता है कि उस जमाने में कितनी प्रॉस्पेरिटी थी कॉमर्स की, है ना। काफ़ी अच्छा हमें नॉलेज मिल जाती है। फिर आपकी बुद्धिस्ट किताब है जैसे मिलिंद पन्हु, ठीक, उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है यमन किंग म्यानंडर के बारे में, और उस जमाने के बुद्धिज्म के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है इस बुक से, ठीक। फिर चाइनीज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं काफ़ी सारे लिखे गए, है ना, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ अर्ली हान एंड लेटर हान डायनेस्टी ऑफ चाइना, उनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कुशान्स के बारे में, ठीक। तो लिटरेरी सोर्सेज काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है उस जमाने के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुंग्स के बारे में, क्योंकि देखो मौर्यस के बाद इमीडिएट जो पावर में आई डायनेस्टी वो कौन थी, शुंग्स थी, ठीक। अब हम सब जानते हैं कि लास्ट किंग मौर्यस का कौन था, बृहदरथ था, बृहदरथ बृहदरथ बृहदरथ, ठीक है। जिसको किसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। कब, 180 बीसी में मारा था, ठीक है। और इस चीज को बाणभट्ट ने भी लिखा है अपनी किताब हर्ष चरित्र में, ठीक है। तो शुंग कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। और शुंग, और ये चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है।
बृहदरण्यक उपनिषद में मेंशन किया है कि उनका जो टीचर था उनका नाम था सुंगीपुत्र। ठीक है, पाणिनि ने भी लिखा है कि शुंग जो थे भारद्वाज गोत्र के थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र बताता है कि जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का बेटा था। ठीक है, वो किस को बिलोंग करता था? वायम्बिका कुल को। ठीक है, और बौद्धयान श्रौत सूत्र बताता है कि बाम्बिका कुल जो है वो क्या है? कश्यप का है। ठीक, तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो भाई कौन थे, कि उनका गोत्र भारद्वाज था कि कश्यप गोत्र के थे, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि हाँ भाई वो थे तो ब्राह्मण ही, है ना। हर्ष शरीफ में तो पुष्यमित्र शुंग के लिए ये भी बोला है कि वो एक नीच ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने की मारा है राजा को। तो शुंग पुराण के हिसाब से शुंग रूल जो था इंडिया में कम से कम 112 साल चला। ठीक है, मगध उनका सेंटर था, कैपिटल मगध ही थी। ठीक है, और इन्होंने सत्ता हथियाई थी किनसे? मौर्यों से हथिया ली थी सत्ता। ठीक है, बाणभट्ट के हर्षचरित्र में भी ये चीज लिखी हुई है, पुराण में भी ये चीज लिखी हुई है। पुराणों में लिखा है कि पुष्यमित्र ने लगभग 36 साल तक राज किया और 151 बीसी में वो मर जाता है। फिर उसका बेटा गद्दी पे बैठता है, अग्निमित्र। फिर अग्निमित्र का बेटा था वसुमित्र। ठीक है, तो पुराण के हिसाब से 10 सुंग रूलर थे। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादातर उनके नाम नहीं मिल पाते हैं। हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है वो खाली हमें किनके बारे में पता चल पाते हैं? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र और धनदेव के बारे में। बाकियों के बारे में जानकारी हमें मिल नहीं पाती है कहीं से। ठीक है, पुष्यमित्र कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग का इनकाउंटर यवन के साथ भी हुआ था। बैक्ट्रियन किंग के साथ भी उसकी लड़ाई हुई थी पुष्यमित्र शुंग की। ठीक, पतंजलि के महाभाष्य के हिसाब से तो ग्रीक जो लोग थे, यवन जो लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया था शुंग के रूल के टाइम पे, अटैक भी किया था। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से ये इंफॉर्मेशन को हम और भी कहाँ चेक कर सकते हैं? युग पुराण में, वहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि यवनों ने अटैक कर दिया था जब पुष्यमित्र शुंग की राज था। ठीक है, ग्रीक्स ने यवनों या ग्रीक्स ने कब्जा कर लिया था कौन सी जगह? साकेत करके एक जगह है अयोध्या के पास में, और एक मध्यमिका करके जगह थी जो कि चित्तौड़ के पास थी। ठीक है, और ये पतंजलि में साफ साफ लिखा हुआ भी है एक फ्रेज। ठीक है, महाभाष्य जो लिखी गई थी, है ना, पतंजलि की, उसको माना जाता है कब लिखी गई थी? 150 बीसीई में, 150 बीसीई में। ठीक है, और मालविका अग्निमित्र एक नाटक लिखा गया था कालिदास के द्वारा, उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि किस तरीके से वसुमित्र ने यवनों को हराया था। वसुमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पोता था। ठीक है, इस नाटक के हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने अपना घोड़ा जो होता था ना अश्वमेघ यज्ञ का, वो भेजा था, और उसको स्कॉट कौन कर रहा था? घोड़े को सेना साथ में चलती थी, तो अग्निमित्र वसुमित्र कर रहा था उसको स्कॉट। ठीक है, उस सेना के साथ। तो जब यवनों ने उसको रोका तो फिर दोनों की लड़ाई हुई, है ना, और कहा जाता है कि वसुमित्र जीत जाता है। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? सिंधु नदी के बैंक्स पे हुई थी। ठीक, और जीत करके वो वापिस आता है, तो फिर अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। लेकिन कौन सा बैक्ट्रियन आर्मी का लीडर था जो हारा, ये क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मियंडर डिमेट्रियस था या फिर यूक्रेटाइड्स था, इन दोनों में से कोई एक था। ठीक है, अशोक ने, आप जानते हो अशोक ने बुद्धिज्म को कितना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ था, लेकिन शुंग वगैरह जो थे, ये लोग कौन थे? ब्राह्मण्स थे। तो ये नहीं चाहते थे कि हाँ भाई ब्राह्मण बुद्धिज्म फैले, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो उनको अपना बचाना था धर्म, है ना, हिंदू धर्म बचाना था। तो इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्टों के अगेंस्ट हो गए, है ना। और दिव्य दान वगैरह में तो साफ साफ लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया,
जहाँ पूजा होती थी वो सब जगह बर्बाद कर दी, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि कुकुता राम मोनेस्ट्री पाटलिपुत्र की थी, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि एक मॉन्क का सर लेके आओ और 100 दिनार ले जाओ, ठीक है, ये तक कहा गया था। ये दिव्य दान में लिखा गया है। तो दिव्य दान बुद्धिस्ट आपकी बुक है, बहुत मानी हुई। अभी बात सच है कि गलत है, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन उस जमाने में कहीं ना कहीं स्तूप्स वगैरह का रिनोवेशन भी हुआ था, है ना, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी बने थे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है। हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ हो, है ना, लेकिन इतना ज्यादा कि सर काट के लाओ और 100 दिनार ले जाओ, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है शायद, ठीक। और इस पीरियड की एक और बात खासियत ये थी कि आप जो देखोगे, जो मौर्य राजा थे वो ना बड़े बड़े टाइटल नहीं रखते थे, लेकिन ये लोग जो थे ना, ये लोग बड़े बड़े टाइटल रखने लग गए अपने नाम के आगे, जैसे महाराज, राजा, राजा, राजाति राजा, है ना, ऐसे बड़े बड़े नाम रखने लगे। वैदिक सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा करने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ वगैरह, ठीक है। फिर इस पीरियड में ये भगवान को, किंग को भगवान के बराबर मानने जाने लग गया, है ना। ऐसा यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी लिख दिया गया है ना कि भगवान तो जो राजा है वो कहीं ना कहीं भगवान जैसा है, और हमें उनकी उसकी हर बात माननी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसकी पूजा भी करनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक आ गया था बात। फिर आपका लास्ट सुंगिंग देवभूति रहता है, जिसको उसी के ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव ने मार दिया था, ठीक है। इसकी डेथ 75 BCE में हुई थी, और वासुदेव ने फिर नई डायनेस्टी चलाई, जिसका नाम था कनवास, कर्ण बोलते हैं, कणवास या कर्ण बोल, ठीक है। अगर हम टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ शुंग्स की बात करें कि कहाँ तक उनका टेरिटरीज थी, तो देखो उनका, उन्होंने कुछ ज्यादा अपना एक्सपेंशन किया नहीं, ठीक है ना। शुंग कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा हुआ नहीं उनका। सेंटर उनका वही था, पाटलिपुत्र। टेरिटरीज इनकी कहाँ थी, मिडिल गंगा प्लेन थी, अपर गंगा वैली थी, ईस्टर्न मालवा में फैले हुए था, ठीक है। दिव्यदान, दिव्यदान और तारकनाथ के अकाउंट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जलंधर और सकाला, जो आजकल सियालकोट है ना, वो, ये दोनों भी इनकी इसी के अंडर आते थे, इनके अंडर ही आते थे। फिर दो प्राकृत भाषा में इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं बरहूत में, ठीक है, जो कि क्लियरली मेंशन है उसमें कि शुंग रूल वहां भी चलता था। और जो दूर दूर के रीजन थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली अंडर नहीं थे, बट उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस अपनी दे रखी थी इसके साथ, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करो अगर आप, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वैसे ही था जैसे पहले ही चलता आ रहा था काफी लंबे टाइम से इंडिया में, है ना। इन लोगों ने टोटल 112 साल राज किया, 10 किंग आए। अब देखो क्या होता था, राजा होता था, राजा के मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। इनका जो अंपायर था, इन्होंने बांट रखा था बहुत सारे प्रोविंसेस में। हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था। गवर्नर नॉर्मली होता था रॉयल ब्लड का ही बंदा होता था, ठीक है। जो काउंसिल में मेंबर्स होते थे, वो लोग राजा को सलाह देते थे अपनी, है ना। और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन होता था सभा में, जैसे आज भी होता है ना। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र जो किताब थी कालिदास ने लिखी थी, उसमें बताया गया कि अग्निमित्र विदिशा का वॉइस रॉय था, और उसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लो, वसुमित्र कौन था, जो पुष्यमित्र का पोता था, वो जो आर्मी था उसका कमांडर इन चीफ था। तो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को रखा गया था, ताकि सिक्योर रह सके, है ना, अपने लोग धोखा नहीं देंगे, ये मकसद था। फिर आप देखो अयोध्या के इंस्क्रिप्शन, जो धनदेव ने अयोध्या का इंस्क्रिप्ट कराया था, उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने कैसे दो दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया है। और कौशल में
कौशल का जो एरिया था, है ना, वो धनदेव वहां पर राज कर रहा था। और उसमें ये भी लिखा है कि वो कहीं ना कहीं छठा राजा है पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है। कालिदास और पतंजलि ने भी मेंशन किया मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। फिर लास्ट में जब हमने पढ़ा था कि कर्ण ने कर्ण कर्ण जो वसुदेव जो मार करके देवभूति को कर्ण डायनेस्टी की स्थापना करता है ना, तो कंस जो थे कहीं ना कहीं वो कौन थे, सबॉर्डिनेट थे किसके, शुंग्स के। ठीक है। पुराण में इनको बोला जाता है शुंग भ्रियता। ठीक है। मतलब इनको, मतलब इनके बारे में कहीं भी कुछ भी डिटेल में लिखा नहीं गया है, और इनको कहीं ना कहीं कर्स किया गया है कंस को ना, पुराण में या दूसरे लिटरेचर्स में भी इनकी कहीं भी ये नहीं बताया गया कि हाँ ये बड़ा इन्होंने क्या क्या कुछ गेन किया, या इनके कौन कौन राजा थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है हिस्ट्री में कहीं पे भी। ठीक। चलो, शुंग आर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा स्किप कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ना कभी क्वेश्चन आया है और नहीं आएगा भी। बस थोड़ा सा है और बोरिंग सा है, तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा। ठीक है। इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बारे में देखो क्या था। आप जानते हो कि हमेशा से इंडिया का और ग्रीक का रिलेशन था, कब से, मौर्य जमाने से ही था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थेनस उनके यहाँ वो था आपका एम्बेसडर ही था, और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की भी शादी हो रखी थी ग्रीक लेडी से, तो इनके रिलेशन तो बड़े अच्छे थे, है ना। लेकिन अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, है ना, और जब वो वापस चला जाता है, हाँ, वहां से सिंधु नदी से, तो उसके उसने कुछ एक जो जीत के आया था अपना पूरा रास्ता में, है ना, तो वहां अपने जनरल्स को छोड़ दिया था कि हाँ तुम यहाँ पे कंट्रोल करो। तो वैसे ही एक रास्ता था, वैसे ही एक एरिया था, कौन सा, बैक्ट्रिया का एरिया। बैक्ट्रिया का एरिया अगर आप आज की डेट में बोलो तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का साउदर्न पार्ट और उज्बेकिस्तान का भी साउदर्न पार्ट, ये पूरा बड़ा सा एरिया बैक्ट्रिया कहलाता था। ठीक है। अब ये जो पूरा ईस्ट का अंपायर था ना, इसको कहीं ना कहीं सेल्यूसिड किंगडम कहा जाता था। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल वेस्ट एशिया से कंट्रोल होता था। ठीक। और सेल्यूसिड किंगडम मौर्यस के कॉन्टेम्प्ररी थे। लेकिन बैक्ट्रियंस जो थे, यहाँ भी ग्रीक्स थे। अब ये बैक्ट्रियन जो ग्रीक्स थे ना, इन्होंने अपने आप को सेल्यूसिड एम्पायर से कहीं ना कहीं अलग कर लिया 250 बीसीई में। ठीक है। और अपना अलग सा एम्पायर बनाया। ये ईस्टर्न मोस्ट एम्पायर था किसका, हेलेसिनिक वर्ल्ड का, ग्रीक वर्ल्ड का कह सकते हो। लेकिन बैक्ट्रियंस की किस्मत खराब, यहाँ पे 250 में उन्होंने बनाया, और 100 साल के अंदर ही अंदर यहाँ पे जो नोमैडिक ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया की, उन्होंने अटैक कर दिया। और सबसे पहले उनमें से कौन सी थी, सिंथियन ट्राइब जो थी, उन्होंने अटैक कर दिया इन पे। अब ग्रीक्स को मजबूरी में वहां से हटना पड़ा, क्योंकि ये हार गए वहां उनसे। और 145 से लेके 130 बीसी के बीच में इन लोगों को वहां से निकलना पड़ा और साउथ की तरफ आना पड़ा। और फिर इन्होंने जो सदर्न अफगानिस्तान था, है ना, उस पर कंट्रोल किया, जिसको अराकोशिया बोलते थे। ठीक है। अराकोशिया का एरिया कहाँ से था, हिंदू कुश से लेके गांधार तक। ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादा डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक। अब इंडो सिंथियंस एंड इंडो पार्थियंस के बारे में लास्ट टॉपिक आपका पढ़ लेते हैं आज का। देखो, इंडो सिंथियंस को हम शाक्स भी कहते हैं। ठीक। ये एक नोमैडिक कम्युनिटी थी जो कि साउथ एशिया पहुंची थी थ्रू बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलो मैं बार बार, बैक्टीरिया से आई थी। ठीक है। बैक्टीरिया का रीजन हमने अभी देखा, ये इंडो ग्रीक्स को वहां से हटा के आए थे। अगर हमें इनकी हिस्ट्री भी पढ़नी है ना, इंडो सिंथियंस की, तो इनकी हिस्ट्री भी हमें रिटर्न में बहुत कम मिलती है, या इंस्क्रिप्शंस भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हाँ, इनके सिक्के बहुत मिलते हैं हमें, और सिक्कों के ऊपर इनके रूलर्स के नाम दबा करके इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है। तो वहां से हमें इनकी खूब जानकारी मिलती है कि हाँ ये किस तरीके से
कहाँ रहे और कौन कौन इनका रूलर था, वो जानकारी हमें इनके सिर्फ और सिर्फ सिक्कों से ही मिलती है। तो इनके थे, एक क्लैन था, सिंथियन क्लैन, वोनोनेस और उसके एसोसिएट की। क्लैन मतलब हो गया एक घराना, ठीक है। तो कौन सा था, सिंथियंस थे, सिंथियंस के एक क्लैन कौन सा था, वोनोनस एंड उसका एसोसिएट, वो रीच करता है इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा था मॉस, वो कहाँ से आया, पामिर से आया था इंडिया, ठीक है, एकदम पामिर नॉर्थ जो है ना, नॉर्दर्न मोस्ट में, वहां से आया था इंडिया, एंटर किया था उसने। लेकिन इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब लगभग 50 बीसी के आसपास में एक एजिस करके भी था रूलर, जो कि कभी वोनोनस ग्रुप का को रूलर था। अब ये जो है ना, इंडो सिंथियंस में एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। ये लोग क्या करते थे कि अगर एक एरिया में 2-3 क्लैन के लोग हो गए तो आपस में लड़ाइयाँ नहीं करते थे। ये कहते थे तू भी राज कर इस एरिया में, मैं भी राज करता हूँ इस एरिया में, दोनों राजा राज करते थे, ठीक है। तो को रूलर हुआ करते थे इनके। तो कौन सा को रूलर, एक था एजिस का के को रूलर था वोनोनस ग्रुप का, वो 50 बीसी में यहाँ पे आ जाता है इंडिया में, और उसने अपना खूब रूल एक्सटेंड किया, ठीक है। उसने खूब सारे कॉइन्स इशू किए, और उसका टाइटल क्या था, किंग्स ऑफ किंग्स करके। पूरा नॉर्थ वेस्ट का लार्ज पार्ट उसी के अंडर में था, एजेस वन के अंडर में। और इतने ज्यादा उसके सिक्के हमें मिले हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि उस जमाने में वेल्थ काफी ज्यादा थी वहां पे, ठीक है। ये एरिया कहीं ना कहीं सिल्क रूट का भी एरिया था, तो ऑब्वियस सी बात थी, काफी पैसा यहाँ कमाई थी, ठीक है। अब ये कैसे आया था इंडिया, ये माना जाता है कि ये इंडिया आया था आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट सेक्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, फ्रॉम अराकोशिया से आया था, थ्रू गोमल पास, और जो नदियां हैं गोमल, तोची, खुर्रम नदी, इनके पैरेलली चलता हुआ आया था ये, ठीक। फिर इसने अपना एक एरा शुरू किया 58 टू 57 बीसी में, जिसको पहले हम कहते थे विक्रम एरा, लेकिन अब हमें पता है कि हाँ नहीं, ये विक्रम एरा नहीं है, बल्कि ये एजिस वन ने शुरू किया हुआ एरा है। फिर एजिस वन के बाद आया कौन, एजिलाइसिस आया, ठीक। एजिलाइसिस एजिलाइसिस गद्दी पे बैठा, गद्दी कहाँ थी, मेन पावर सीट ऑफ पावर कौन थी, अराकोशिया थी, ठीक। उसने भी खूब सारे अपने सिक्के ढलवाए, ठीक है, और पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसने राज किया, फ्रॉम कंसल्टेंट। और एजिलाइसिस का जो रूल था वो कहा जाता है कहीं ना कहीं मथुरा तक था, ठीक है, मथुरा तक रूल था एजिलाइसिस का। फिर उसके बाद आया एजेस टू, ठीक। आपको क्या क्या नाम याद रखना है, एजेस वन, एजिलाइसिस और एजेस टू, ठीक है। एजेस टू आता है, एजेस टू इतना ज्यादा नहीं सक्सेसफुल हुआ, ठीक। और कहीं ना कहीं इसके राज में किंगडम सिकुड़ना चालू हो गई, क्वाइंस भी इतने इशू नहीं कर पाया ये, तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड था वो कम होने लग गया, ठीक है। और जो वेस्ट, इंडस नदी के वेस्ट का जो रीजन था, वहां पे सिक्का जो चलने लग गया, उसमें एक जनरल का नाम आता है अश्ववर्मन, उसका भी नाम सामने आने लग जाता है। तो इसका मतलब ये था कि अब राजा जो था उतना ताकतवर तो रह नहीं गया था, और उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, ठीक है। और एजेस टू का कोई रूल, मथुरा पे शासन था ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है। और इंडो सिंथियंस का रूल खत्म कर देते हैं कौन, इंडो पार्थियंस। और इंडो पार्थियंस में भी कौन आया था सबसे पहले, गोंडोफोरस आके अटैक करता है, और उसने इनको हटाया इस रीजन से, नॉर्थ वेस्ट रीजन से, और इंडो पार्थियन किंगडम को स्टैब्लिश किया गोंडोफोरस ने, ठीक। फिर इंडो पार्थियंस की अगर हम बात करें, तो इंडो पार्थियंस जो थे वो कहीं ना कहीं कहाँ से आए थे, इंडो ईरान बॉर्डर से आए थे, ठीक है। मतलब जो अफगानिस्तान का आज बॉर्डर है ना, वो पहले इंडिया का बॉर्डर माना जाता था, तो इंडो ईरान बॉर्डर से थे ये लोग, रहते थे कहीं ना कहीं पहले इंडो पार्थियंस। ये लोग क्या थे तो सबके सब पहले सेंट्रल एशिया में रहने वाले, लेकिन जब ये वहां से निकले तो बैक्टीरिया होते होते ये पहुंच गए कहाँ, ईरान तक आ गए। फिर ईरान में भी इन लोगों को कुछ खास मिला नहीं, है ना, इनको लगा ये भी कुछ खास जगह नहीं है, तो ये फिर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट में कौन था,
इनका दुश्मन अपनी ट्राइब के लोग, है ना, सिंथियंस, नोमैडिक ट्राइब के सिंथियंस थे, इन्होंने उन पर अटैक किया, है ना, इंडिया की तरफ जब बढ़े ये। तो इनका फर्स्ट रूलर गोंडोफोरस किंगडम कहाँ से कहाँ तक थी? साइस्तान से आर्कोशिया तक। साइस्तान ईरान में था, आर्कोशिया आपका पूरा अफगानिस्तान का सदर्न पे एरिया है ना, जिसमें काबुल वैली भी इंक्लूडेड है। गंधार से होते हुए जम्मू पठानकोट तक, अब देख लो, ईरान से लेकर के जम्मू पठानकोट तक के एरिया को ये कवर कर रहा था, इसका फर्स्ट रूलर। ठीक है, इसके जो क्वाइंस थे वो 4 प्रिंसिपल कैटेगरी में बांटे गए थे। ठीक, गोंडोफोरस का रूल अगर हम डिसाइड करें तो कब से कब तक था? 20 to 45 कॉमन एरा तक था। ठीक, अब देख रहे हो इंडो पार्थन किंगडम कितनी विशाल किंगडम था, है ना, और जोग्राफिकल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, कल्चर का वेरिएशन आप देखो कितना ज़्यादा है। एक तरफ ईरानियन कल्चर, अफगानिस्तान का कल्चर, सिंथियंस का कल्चर, इंडियंस का कल्चर, सिंधी वगैरह लोग रहते थे वहाँ, है ना, और फिर इंडिया का कल्चर अलग अपना, तो कितना कल्चरल वेरिएशन था, है ना। तो कल्चरल वेरिएशन की वजह से उसको ना अपने प्रोविंशियल जो गवर्नर्स वगैरह थे, जिनको वो शत्राप्स बोलते थे, उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ती थी, है ना। ऐसा नहीं था कि हर चीज़ के लिए वो पूछे। अब आज तो फ़ोन है तो हर फटाक से वो पूछ सकते हैं फ़ोन करके, लेकिन उस ज़माने में तो फिर भाई डिसीजन लेने के लिए दिनों तक बैठे रहना पड़ जाता था, कई कई दिनों तक। ठीक है, तो इस चलते ऑटोनॉमी दे रखी थी शत्राप्स को कि ठीक है, तुम अपने एरिया में जो तुम्हारे हिसाब से तुमको सही लगता है वो कर लिया करो। ठीक है, और इनकी पॉलिसी क्या थी कि ये जब नए एरिया को जीतते थे ना, तो ये क्या करते थे कि नए एरिया में जो रूलर था, लोकल रूलर, उसको इंडिपेंडेंट ही रहने देते थे और कहते थे तुम ही राज करो, लेकिन बस हमारा, हमें टैक्सेस वगैरह दे देना, है ना, और हमारा हमारा रूल रहेगा इस एरिया में, वैसा चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ोगे कहाँ, मिडेवल एरिया में पढ़ोगे, है ना, खिलजीज वगैरह ऐसे ही करते हैं, तो सेम चीज ये लोग भी कर रहे थे। ठीक है। तो बाद में कुशान्स आ जाते हैं, है ना, इनसे ही पढ़े थे कुशान्स। कुशान्स अंडर कुजल खड़फिस आ जाते हैं, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं इनको हटा दिया, इंडो पार्थियंस को हरा दिया, और इस पूरे एरिया पे इनका कब्जा हो जाता है कुशान्स का। ठीक, अब कुशान्स के बारे में आगे पढ़ना है, तो फिलहाल मैं यहीं पे रुकता हूँ, वरना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को एक दो बार सुन लो, डाइजेस्ट कर लो, तो फिर आगे का वीडियो अगली बार देखना, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।